हेलो नमस्कार, मिथिलेश चौमैथ कोलाइन जर्नल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे टेक्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये बैच जो है एनडीए के लिए शेड्यूल्ड है। एनडीए के लिए हम ये क्लास शेड्यूल आपसे करे हुए हैं। बहुत आराम से आपको देखना है। बैच का नाम है मिग बैच। आराम से आप सब कनेक्ट हो जाएंगे। आज ये पहली क्लास होगी। जैसे कि मैंने 2 क्लासेस आपको बेसिक मैथ की पढ़ाई थी, आज ये पहली क्लास और पहला टॉपिक टेक्नोमेट्री का है। सिलेबस मैंने डिस्कस करा हुआ, पीछे जाकर के आप देख लेंगे और फॉलो करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगो का सेगमेंट और तमाम कहानियों को बिल्कुल हम फ्लुएंटली आपको पढ़ाएंगे, फ्लो में पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। आप सब लाइव कनेक्ट हो जाइएगा। चैट बॉक्स के अंदर जो भी आपकी कहानियां होंगी आप खुल के मेरे को पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगा। प्रभात, जय हिंद, बिल्कुल ऑल द बेस्ट। आप सब आराम से आ जाएं, केयरफुल होकर कनेक्ट हो जाएं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगो का सेगमेंट, टेक्नोमेट्री का सेगमेंट। बहुत आराम से आप कनेक्ट होंगे, बहुत आराम से आप प्यार से चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आपको प्रॉपरली मिल रही होगी, कोई भी इशू कहीं पे नहीं हो रहा होगा। ट्रिगो को स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। त्रिकोणमिति के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। और जब आप मडियर जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके मन पे उठता है कि सर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। इसकी परिभाषाओं के बिहाफ पे ही आप क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि टेक्नोमेट्री की परिभाषाओं के बारे में बात करना स्टार्ट करूं और आपको बता दूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है चैप्टर का और कितने कितने टॉपिक मेरे को पढ़ाने हैं, थोड़ा अपना माइंड मेकअप भी आप कर लें पहले। तो टेक्नोमेट्री के अंदर श्रीमान मैं सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एंगल एंड टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल एंड टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल एंड टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, कोण और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करी जाएगी। उसके बाद माय डियर हम आपसे बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे। और फिर हम आपसे बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक की क्वेश्चन के अंदर, टेक्नोमेट्रिक की क्वेश्चन की बात करेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करेंगे। इसके बाद आपसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। और फिर माय डियर हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। और इसके बाद लास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तमाम बातों को दिमाग पे आप रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय। तो सबसे पहले जब आप टेक्नोमेट्री की बात करते हैं, त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो आपके मन पे सवाल उठता है सर व्हाट इज टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आप कहते किसे हैं। तो इस नाम से क्लियर हो रहा है सर कि ट्राइगोनोमेट्री लिखा हुआ है। ये नाम आपसे बता रहा है सर कि तीन एंगल मतलब ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब ज्योमेट्री, और उसके मेजरमेंट की बात हो रही है। इसके नाम से एक परिभाषा आपको डिफाइन होती हुई दिख रही है सर, तीन एंगल या तीन साइड के आइडिया पे डिफाइन एक ज्योमेट्री, तीन एंगल या तीन साइड के आइडिया पे डिफाइन एक ऐसी ज्योमेट्री जिस पे स्टडी करके आप पूरे ब्रह्मांड को मेजर कर सकें। उस कॉन्सेप्ट की जहाँ पे बात होने वाली होगी उसको आप बोलेंगे टेक्नोमेट्री, उसको आप बोलेंगे टेक्नोमेट्री। आपने बोला बिल्कुल सर, यही काम हम करते हैं सामान्यतः। आपने बोला बहुत बढ़िया बात है सर। तीन एंगल या तीन साइड की ज्योमेट्री पे स्टडी करके जब आप पूरे ब्रह्मांड को मेजर करने की एबिलिटी जिस कॉन्सेप्ट के अंदर सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट की बेसिकली बात होती है टेक्नोमेट्री के अंदर। अब आप बोलेंगे सर आपने बहुत बड़ी बात कर ली, पूरी दुनिया को मेजर करने की, पूरे ब्रह्मांड को मेजर करने की आपने बात कर ली। बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये देखने को मिला है कि टेक्नोमेट्री के सेंस के बिहाफ पे ब्रह्मांड के होने के अंदर होने वाले स्पेसिफिक चेंजेस के बारे में स्टडी करने को कई बार मिलता है। और ग्राफिकल सेंस भी इसका बता रहा होता है, सिनेमैटिकल ग्राफ, कि जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं इरेशनल आइडियाज पे मिले हैं, और वे सारे ऑब्जर्वेशन ब्रह्मांड के द्वारा किए गए इनपुट के बिहाफ पे डिस्कस करे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब बातों को दिमाग पे रखिएगा। और सबसे पहली कहानी ये कि जब ये नाम आप सुन रहे हैं तो नाम ही आपसे कह रहा है कि सर तीन एंगल या तीन साइड के आइडिया पे डिफाइन एक ज्योमेट्री की बात करनी है। तो दुनिया में कोई भी ज्योमेट्री जो तीन साइड या तीन एंगल के आइडिया पे डिस्कस हो रही हो, दुनिया में कोई भी ज्योमेट्री जो तीन एंगल या तीन साइड के आइडिया पे डिस्कस हो रही हो, तो सबसे पहला काम तो ये सर कि वो एक इनक्लोज फिगर बनाएगी, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी। आपने बोला हाँ जी सर, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपने बोला हाँ जी सर एक ट्रायंगल ये हो गया, एक दूसरा ट्रायंगल इस तरीके का हो सकता है कोई बन जाए, एक तीसरा ट्रायंगल आपने देखा सर इस तरीके का बन गया, और एक चौथा ट्रायंगल मान लो सर इस तरीके का बन गया। आपने बोला सर ये चार ट्रायंगल बना करके आप बताना क्या चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जो ज्योमेट्री बनने वाली है ये ट्रायंगल की ज्योमेट्री बनेगी, और सामान्यतः ट्रायंगल को आप चार नामों से अलग अलग स्पेसिफाइड करके सीखते हैं। ये वाला हो गया श्रीमान
राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल जिसको आप सामान्यतः समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर क्या होता है, एक ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो और बचे हुए दो कोणों का सम 90 के बराबर हो। इट मीन्स ये कि जब इस ट्रेंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 सम आपको मिलना चाहिए। आपने बोला बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम अगली कहानी करेंगे सर। मान लो इस पे करा मैंने, ये क्या हो गया सर, ये हो गया स्केलन। स्केलन, स्केलन का मतलब क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये मान लो इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी भाई, आपस में बराबर होंगी। और ये हो गया सर आइसोसेलेस ट्रेंगल, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको। तो मतलब जब भी त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज बेसिकली ये चार तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ये त्रिभुज चार तरह के देखने को मिलेंगे। और आज के टॉपिक का प्रारंभ है माय डियर, मेरे को एंगल एंड टी रेशियोज को पढ़ाना, एंगल एंड टी रेशियोज को पढ़ाना। तो आज जिस ट्रेंगल पर मैं स्टडी करने वाला हूँ, बेसिकली वे जो ट्रेंगल होगा माय डियर, वे ट्रेंगल होगा राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज होगा। वे ट्रेंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और बाकी ये बच्चे तीन ट्रेंगल की कहानी है, इसको हम डिस्कस करेंगे माय डियर इस टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल के अंदर, इस टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल के अंदर। तो आप बिल्कुल बात को दिमाग पे केयरफुल होकर रखिएगा और आराम से हर एक बिंदु पे विचार करिएगा। तो आज का जो ऑब्जर्वेशन है माय डियर एंगल एंड टी रेशियोज को लेकर के है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंगल एंड टी रेशियोज। और एंगल एंड टी रेशियोज को सीखने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रेंगल के ऊपर। एंगल एंड टी रेशियोज को सीखने के लिए, एंगल्स एंड टेग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीखने के लिए, कोण और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अगर आपको आइडिया लेना है तो सर इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको राइट एंगल ट्रेंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रेंगल के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। आपने बोला हाँ जी सर। जब आप किसी ट्रेंगल के राइट एंगल होने की बात करते हैं, जब आप किसी ट्रेंगल के समकोण होने की बात करते हैं, समकोण होने की बात करते हैं, तो उस ट्रेंगल का एक एंगल कम से कम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कम से कम एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन है कि कोई भी ट्रेंगल अगर राइट एंगल है तो उसका एक एंगल 90 के बराबर होगा। अगर ये एंगल 90 के बराबर आपको दिख गया तो श्रीमान ये वाला एंगल लिटरली मान लो आप लोग थीटा के बराबर है, तो इसके बारे में बात करते हुए आप लिखेंगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा। आपने बोला कैसे सर इस बात को लिखा आपने, तो आप इसको ऐसे नोट डाउन करेंगे कि एक ट्रेंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, एक ट्रेंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है माय डियर 180 के बराबर होता है। अगर आपको किसी भी त्रिभुज के दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये आइडिया, ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं इन बातों को जस्टिफाई करूंगा। अब इसके बाद एक बात और आपको बताना बड़ा जरूरी पड़ जाता है। ये तो मैंने एक ट्रेंगल के अंदर उसके एंगल का परिप्रेक्ष्य डिसाइड करा, राइट एंगल ट्रेंगल बना करके, समकोण त्रिभुज बना करके। अब इस एंगल थीटा के सामने की जो साइड है सर, इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रेंगल एबीसी पे जब मैं स्टडी कर रहा हूं, उसमें एंगल बी को ऑब्जर्वेशन का पॉइंट बना करके इस ट्रेंगल पे स्टडी करूं, तो इस एंगल बी के जो सामने की साइड होगी इसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको आप हिंदी में कहते हैं लंब, इसको आप हिंदी में कहते हैं लंब। और जहां से 90 डिग्री आपको ऑब्जर्व हो रहा है उसके सामने की जो साइड होगी उसको आप बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। और जिसपे 90 डिग्री और थीटा बेस्ड होता है उसको आप बोलते हैं बेस, हिंदी में आप इसको बोलते हैं आधार। ये बात अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। आपने राइट एंगल ट्रेंगल बनाया, राइट एंगल ट्रेंगल के एंगल के बारे में आपने स्टडी करी, फिर साइड के बारे में आपने स्टडी करी। अब बात आती है सर कि एंगल और साइड के बीच में जो रिश्ता होता है सर, इन रिश्तों को बताने के फहरिस्त में आपने एंगल के बीच में संबंधों के बारे में तो समझा दिया सर आपने कि तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा, तो वहां पे एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब बात आती है सर कि, अब बात आती है ये कि अगर मैं आपसे कह दूं सर कि साइड के बारे में रिश्ते को समझाना है, साइड के बारे में रिश्ते को समझाना है, तो साइड के बारे में रिलेशन को समझाने के लिए, संबंधों को समझाने के लिए आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और ये थ्योरम आपसे ये कहती है कि सर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा
ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण का जो स्क्वायर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण के स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा प्रभात आप क्या बोल रहे हो सर कि 90 माइनस थीटा कैसे हुआ? बहुत बढ़िया बात है, अभी मैं आपका ये डाउट रिजॉल्व करता हूँ। मैंने आपसे कह दिया कि एक त्रिभुज एबीसी फ्रेम हुआ है, इसका एक एंगल सी जो है सर ये 90 डिग्री है और इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया और एंगल ए के बारे में मेरे को बात करनी है। तो आप तमाम लोगों को पता है कि सर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो आपने बोला सर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है सर 180 के बराबर। 180 के बराबर होता है, आपने बोला हाँ जी सर। ठीक, अगर मैंने कह दिया आपसे कि सर एक ही वैल्यू मेरे को निकालनी है, यहीं पे इशू है ना, एक ही वैल्यू आपको निकालनी है, ए के प्लेस पे मैंने ए ही रहने दिया, बी की वैल्यू थीटा के बराबर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली और सी की वैल्यू राइट एंगल होने की वजह से 90 डिग्री हो गई बराबर 180। तो क्या श्रीमान यहाँ से ए की वैल्यू को 180 माइनस 90, अब ये थीटा प्लस 90 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इतनी बात आपको महसूस करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ गए कि नहीं बात को? अगर समझ गए तो थम्स अप करके आगे इन्फॉर्म करिए। तो आप इस तरीके से आप इस पे जाएंगे, ए बी सी की वैल्यू 180 के बराबर। अगर आपको कोई भी दो एंगल पता हो तो तीसरा निकालना है, तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 के बराबर होता है, इस आइडिया के थ्रू जा करके आप उसको निकालेंगे। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, अब इसके बाद एक बात और दिमाग पे रखिएगा, इसके बाद एक बात और दिमाग पे रखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर त्रिभुज आपके पास यही वाला है, त्रिभुज आपके पास यही वाला है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपके पास एक ऐसा ABC, और आपसे इस बार कह रहा हूं कि सर ये 90 डिग्री यहाँ पे है और थीटा आपका ये है, आपको इस एंगल को थीटा मान करके इस पूरे ट्रायंगल पे स्टडी करना है। तो इस केस में सर 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, ये तो बिल्कुल ठीक है सर। अब थीटा के सामने की जो भुजा है सर इसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा सर बेस। जिस पे 90 डिग्री और थीटा आधारित होता है उसको बेस कहते हैं। जिस थीटा को परिप्रेक्ष बना करके आप ट्रायंगल पे डिस्कशन ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, वहां से डिसाइड हुआ थीटा जो बेस के बारे में बात करेगा और उसके सामने का जो मामला होगा परपेंडिकुलर के बारे में बात करेगा। तो आप इस थीटा को परिप्रेक्ष बना करके इस कहानी पे आप अटेंशन लेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। प्रभात बढ़िया है, समझ में आ गया कि नहीं बताओ? तो ये वाला पॉइंट भी दिमाग पे रख लेना भाई, ठीक है। अब इस केस में आपका ये बन गया 90 माइनस थीटा। तो लिटरली आप मेहनत करेंगे, हर एक बिंदु पे विचार करेंगे, हर एक बात को समझेंगे, ठीक है। अब बात आती है सर पाइथागोरस थ्योरम की। तो यहां से कर्ण का जो स्क्वायर है सर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, इसको हिंदी में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद श्रीमान हम बात करेंगे आपसे, मिटा देता हूं इस बात को या यहां पे लिखता हूं। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया बात है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली जो डिस्कस होगी माय डियर, वे एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर स्टडी करके डिस्कस करी जाएगी। आपने बोला हाँ जी सर, आपने यहाँ ABC एक ट्रायंगल बना दिया सर, और इसको आपने 90 डिग्री कह दिया, इसको आपने थीटा कहा था और इसको आप 90 माइनस थीटा कह रहे थे। बड़ा मजेदार तरीके से इस बात को आप महसूस कर रहे थे। अब इसके बाद भाई साहब अगर मैं आपसे कह दूं कि 90 के सामने की साइड क्या है, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस है, इसको आप हिंदी में कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने की साइड क्या है, तो इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको आप लंब कहते हैं, और ये बेस हो गया, इसको आप आधार कहते हैं, ठीक है। अच्छा बात है भैया। अब इसके बाद मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करना है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको मिलेंगे सर, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैं आराम से लिखता हूँ, आराम से आप देखिए केयरफुल होकर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा हो गया सर,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होता है? साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटा में कर्ण के बराबर, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस के बराबर। साइन थीटा का जो मान होगा श्रीमान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस के बराबर होगा, लंब बटा में कर्ण के बराबर होगा। आराम से आप सुन लीजिए। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी माय डियर ये होगी बेस अपान हाइपोटेनस के बराबर, आधार बटा में कर्ण के बराबर। जब आप बात करेंगे टेन थीटा की तो टेन थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा। टेन थीटा जो होता है सर साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज कॉल्ड टेन थीटा। और इसकी वैल्यू जो होगी श्रीमान, जैसे आपने साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करा तो आपको पी अपान एच मिल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस मिल जाएगा। ये बात दिमाग पर रख लीजिएगा, बढ़िया है। अब मैं बात करूंगा आपसे कॉट थीटा की, आपसे मैं बात करूंगा श्रीमान कॉट थीटा की। और जब मैं आपसे बात करूंगा कॉट थीटा की तो कॉट थीटा इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा लिख लो आप। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इट मीन्स यहां से आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू जो होगी सर, इसकी वैल्यू जो जाएगी सर बी अपन पी के बराबर होगी, मतलब बेस अपन परपेंडिकुलर के बराबर होगी। यहां से दिमाग पे रखना सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस की वैल्यू कितनी है? बी अपान एच है, तो सेक की वैल्यू क्या होगी इस कॉस का उल्टा? इट मीन सर एच अपान बी, हाइपोटेनस अपान बेस, कर्ण बट्टा में आधार। कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और यहां से आपने बोला सर साइन थीटा की वैल्यू अगर पी अपान एच के बराबर है तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी सर एच अपान पी के बराबर होगी। ये बात अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात बस दिमाग पे रखनी होती है, इस बात को फिर मैं दोबारा भी लिख देता हूँ कि सर टेन थीटा की जब आप बात करेंगे तो आप ये बात दिमाग पे रखना, टेन थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और कॉट थीटा को श्रीमान अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉट थीटा इज ऑल्सो रेशियो ऑफ कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये बात भी दिमाग पे बिल्कुल बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन पूछेगा उसके बिहाफ पे आपको जाकर के वहाँ चेंज लेना पड़ेगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सारी बात को समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हैं तो एक बार थम्स अप करके इन्फॉर्म करें कि सर ऑल इज वेल, आगे आप क्लास को प्रोसीड करिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक बार आप पे काम करेंगे, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, ये पहला सेगमेंट तो आप लोगों ने देखा ही। दूसरी कहानी ये स्टार्ट हुई एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, आपने अच्छा आइडिया लगाया। फिर मैं आइडिया यहाँ पहुँचा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातों को आप समझ गए हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ एक बार बताएं और यहाँ पे लिख के बताइए कि सर ऑल इज वेल, आगे बढ़िए। तो फिर मैं अगली कहानी आपको समझाना स्टार्ट करूँ। और जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको एज इट इज एट अ टाइम ख़त्म कर लीजिए, तो फिर ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आराम से क्लास को समझ रहे हैं। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया प्रभात, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बात करेंगे। हिंदी में जिसको लिखना है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बात करना है। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग पे रखनी है माय डियर कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, जब आप पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे तो जो आपको यहाँ से आइडेंटिटी मिलेगी वे होती है पहली आइडेंटिटी, पहली सर्वसमीकरण होती है वही। तो आप बहुत आराम से देखिए,
जब आप पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो पहली सर्वसमीका मिलेगी, पहली आइडेंटिटी आपको मिलेगी। बढ़िया है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी सर, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। अब आपने बोला ठीक है सर, कुछ आप कहानी को आगे बढ़ाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपने बोला सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपने क्या किया सर, एच के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया सर, और जैसे डिवाइड करा तो एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, ये तो 1 मिल गया सर, और यहाँ से मिल गया पी अपन एच का होल स्क्वायर प्लस आप बी अपन एच का होल स्क्वायर। सर ये 1 पी अपन एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर मिला आपको, और यहाँ पे बी अपन एच क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस, ये हो गया सर कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपको मिला। आपने बोला बहुत बढ़िया काम हुआ सर। अब इसके बाद इसी चीज को श्रीमान आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ भाई? अब ये वाला जो बात मिली है यही होगी पहली सर्वसमीका, ये होगी पहली सर्वसमीका, और इसको आप एक बॉक्स बना करके इसमें लिख लीजिए, ये होगी पहली सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी हमेशा। थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखो, माइनस अनंत से अनंत के बीच का कोई भी आप रियल एंगल रखिए, वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? ये पहली सर्वसमीका होगी। बहुत बढ़िया बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको बढ़िया से मज़ेदार तरीके से समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बात है। दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं माय डियर, सेकंड सर्वसमीका। इसके लिए क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम में मैं बेस के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम में जब मैं बेस के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगी सेकंड इनइक्वालिटीज, सेकंड इनइक्वालिटी मिलेगी मेरे को। आपने बोला बहुत बढ़िया बात है सर। तो यहाँ पे सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस आप बी स्क्वायर। आपने क्या करना भाई, इन बोथ साइड बी के स्क्वायर से डिवाइड करने की बात होगी सर। यहाँ पे आपने बोला सर मैंने कर दिया, और जैसे आपने करा तो यहाँ से भाई साहब एच अपान बी का होल स्क्वायर मिला, और यहाँ से पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस आप बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और यहाँ से माय डियर एच अपान बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ 1। एच अपान बी बोले तो क्या? हाइपोटेनस अपान बेस, कर्ण बटा में आधार, उसका स्क्वायर हो रहा है, परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर हो रहा है, लंब बटा में आधार का। तो यहाँ से आप एक आइडिया बना पा रहे हैं सर, आइडिया ये बना रहे हैं सर कि हाइपोटेनस अपान बेस जो होता है सर, इसको मैं सेक थीटा कहता हूं सर, इसको मैं सेक थीटा कहता हूं सर। सेक थीटा का स्क्वायर है ये। पी अपान बी क्या हो गया सर? ये टेन थीटा होता है सर, टेन थीटा का स्क्वायर है सर ये, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा है सर कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है सर, यहाँ से आपने बात महसूस करी कि सर सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ 1 के बराबर है, प्लस हाफ 1 के बराबर है। आपने बोला बहुत बढ़िया सर, अगर ये बराबर है तो अब तो बहुत अच्छी बात है। देख लेना भाई, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है ना? आराम से इसको विचार विमर्श कर लीजिए। अभी इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो बस कहानी का सूत्रधार समझिए पहले, कैसे कहानियां हल हो रही हैं। ठीक है भाई साहब। तीसरी जो कहानी है माय डियर,
यहाँ पे आपको बताना ये है कि अगर आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम दिया गया है, उसमें आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपने बोला सर क्या मिलेगा? मिलेगा सर एक बहुत खूबसूरत बात मिलेगी, ये मिलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करा, पी के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया सर, पी के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करा मतलब एच अपन पी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ सर पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस आप बी अपन पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एच अपन पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर, ये तो 1 हो जाएगा ना कट के, और ये बी अपन पी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर। यहाँ से श्रीमान एच अपन पी को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्योंकि पी अपन एच लंब बटा में कर्ण जो होता है साइन थीटा होता है, और कर्ण बटा में लंब जो होता है कॉसेक थीटा होता है। इसका आइडिया आप जाकर के थोड़ा पीछे लीजिएगा, विश्वास है कि आप इस बात को महसूस जाएंगे। कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1 प्लस ऑफ बी अपन पी कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ से सर इसी बात को अगर आपको लिखना है तो सामान्यतः आप इसको ऐसे लिखा हुआ दिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिटरली इतने फार्मूलाज को तो दिमाग पे आप रखिएगा, किसी भी कीमत पे चीज़ें आपके दिमाग से स्किप नहीं होनी चाहिए, तो फिर बढ़िया होगा। तो इसको आप दिमाग पे रख लीजिएगा, ये तीनों फार्मूलाज को, है ना। पहला फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, दूसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, और तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे माय डियर, इनका यूज कैसे करते हैं, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विल बी यूज्ड इन, त्रिकोणमितीय सौरसमीकरणों का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक होगा, इसको नोट करिए और बताइए कि सर ऑल इज वेल, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो रही है, तो एक बार फिर बताएंगे तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, जब आप एक बार बताएंगे सर ऑल इज वेल तो फिर मैं आगे मूव करूंगा, है ना। ठीक, बढ़िया है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए हेडिंग बनाते हैं, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विल बी यूज्ड इन, इनका सवालों में इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, इनका क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कैसे होता है इसकी बात कर लेते हैं सर। तो आइए बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पहली आइडेंटिटी आपने ये महसूस करी, क्या महसूस करी भाई, ये महसूस करी सर आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है सर हमेशा 1 के बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। आपने बोला बिल्कुल सर। अब इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको सर अगर क्वेश्चन के अंदर चेंज करना है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको काम करना है, जैसी डिमांड होगी उस तरीके का आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। तीसरी कहानी, तीसरा इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। आपने बोला बिल्कुल सर। अब इसके बाद एक बात और मेरे को बताना, अगर क्या सर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देख रहा हूं, तो क्या इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखने के बाद मेरे मन पे क्या इस फॉर्मूले, इस तरह के किसी एक फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर जैसा कुछ महसूस हो रहा है ये वाला टर्म? आपने बोला बिल्कुल हो रहा है सर। जब ये 1 स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसा आपको महसूस हो रहा है, तब आप बोलेंगे सर यहाँ से आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के आइडिया पे जाने पे इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने बोला बिल्कुल सर। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है सर, इसको आप चाहें तो इसको आप 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड को आप कैसे पूरा करेंगे, उसकी डिमांड को आप कैसे पूरा करेंगे, है ना। बेसिकली कैलकुलस के अंदर भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप पूरी
बहुत सीरियसली इस बात को दिमाग पे बैठाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात कर लूं सर इस कहानी की, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो आप इसको सर लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ साइन थीटा इंटू 1 माइनस हाफ साइन थीटा, है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी के आइडिया पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतने इनके यूज हैं। और एक सवाल भी इसी परिप्रेक्ष्य पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ 3 साइन थीटा, यहाँ नोट करिए, यहाँ पे इफ 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 4 कॉस थीटा की वैल्यू, इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू 5 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का मान आपको बताना है, tan थीटा का मान आपको बताना है, तो बताएं भैया। 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू 5 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का आप मान बताइए कितना होगा। tan थीटा का आपको मान बताना है। और आपने बोला सर ये तो कमाल हो गया सर, कैसे सॉल्व करा जाए। आपने सौरसमीका बताया, सवाल दे दिया, अब तो हालत खराब हो गई मेरी। कोई ऑप्शन भी आपने नहीं दिया है। ठीक, तो यहां से एक बात आप दिमाग पर रखिएगा कि सर मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू 5 के बराबर है सर। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू सर 5 के बराबर मेरे को दिख रही है। और मैंने साइन और कॉस के आइडिया पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है सर। ये पढ़ी है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज 1 के बराबर होती है, ऑलवेज 1 के बराबर होती है। आपने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो राइट हैंड साइड में आप 1 करिए, राइट हैंड साइड में आप 1 करिए, राइट हैंड साइड में आप 1 करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 करना आसान है। तो क्या करना होगा राइट हैंड साइड में 1 करने के लिए? सबसे पहला काम होगा सर कि आपको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से क्या करना पड़ेगा? स्टार को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने डिवाइड करा, या इस 5 को आपने इधर शिफ्ट करा तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ लिटरली मिल गया 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा, इधर मिल गया 1, 5/5 1 मिल गया। अब सर इस वाले टर्म को मैं इससे इक्वेट करूंगा, तो यहाँ पे सर एक साइन थीटा है और दूसरा इसके साथ न्यूमेरिकल फिगर 3/5 है, प्लस ऑफ कॉस थीटा, दूसरा न्यूमेरिकल फिगर 4/5 है। जोड़ने पे रिजल्ट आपको 1 मिल रहा है। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से अगर जाऊं मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहां से सर एक आइडिया आपने ले लिया कि सर अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये 3/5 की जो वैल्यू है साइन थीटा के बराबर ऑपरेट होगी, इक्वेट होगी, एज वेल एज ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है सर 4/5 के बराबर ऑपरेट होगी। आपने बोला बिल्कुल सर, है ना यार। 3/5 के प्लेस में साइन थीटा रखा आपने, 4/5 के प्लेस में कॉस थीटा रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 मिल गई। आपने बोला ठीक है सर। यहां से आपने काम कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू जस्टिफाई कर लिया आपने। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। आपको बात बतानी है tan थीटा की, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो आप तमाम को माय डियर पता है कि tan थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स 3/5 अपॉन 4/5 करने पे आपको मिलेगा श्रीमान 3/4, और 3/4 इसका आंसर होगा। अगर तुम लगते मेथड से सॉल्व करने तो हालत हो जाती खराब।
तो ये सब आइडियाज को अपने दिमाग पे रखते हुए काम करो, मेहनत करो, फिर चीज़ें बढ़िया होंगी। एक बार बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? तुरंत बताइए कि सर ऑल इज वेल और नट। प्लीज इन्फॉर्म मी। और एक बात आपको और बताना है कि जो मैं इंग्लिश पढ़ाने वाले जो सर हैं, जो साथ में पढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहे हैं, वे जो सर से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, आप थोड़ा लोगों को एक्सप्लोर करें। वीडियो मैंने आपको सेंड करी थी, उसको आप देख लिए होंगे, बढ़िया आपने फीडबैक भी दिया था। आइए सर एक बार थोड़ा सा। बस अभी सर आ रहे हैं, चिंता आप लोग मत करिए, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, कोई उसका तोड़ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के पटल पे सबसे बेहतरीन टीम के साथ आपको यहाँ में पढ़ाने के लिए हम लोग मिलेंगे। और आप जो है कम से कम बड़ा टारगेट रखिए, बड़ा लक्ष्य रखिए, चीजें बेहतर होंगी। सर आ गए हैं, इसको जो है बच्चा पार्टी नमस्कार, जय हिंद, क्या हाल चाल है। चलो भाई, तो सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम इंग्लिश के अध्यापक रहेंगे आपके लिए। तो अभी शुरुआती समय है। इस शुरुआती समय में आपको 12 अप्रैल की जो परीक्षा है उसकी आपको तैयारी करनी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्रूशियल सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। और इसी वजह से सर आपके साथ सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमने कहा पहले धीरे धीरे आप मैथ की प्रायोरिटी को समझते हुए मैथ की क्लासेस करें, और उसके बाद धीरे से आपको जीएटी के सेक्शन में जो इंग्लिश के रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी करा देंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी कि मैं लगभग 15 वर्षों से इंग्लिश सब्जेक्ट को बच्चे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप जैसे तमाम छात्रों को अभी भी तैयारी करा रहा हूँ कहीं ना कहीं जुड़कर। लेकिन अब ये उम्मीद है कि अब आपके साथ जुड़ेंगे और आप सभी बच्चों को, जितने भी कनेक्टेड रहते हैं हमारे सेशन पर, उनको भी, और उसके बाद तमाम और बच्चे कनेक्ट होंगे फ्यूचर में। जब हम कनेक्ट होंगे तो और भी बच्चे ज़रूर आएंगे। तो वो सारी बातें एक एक करके हम लोग करेंगे, अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने सिलेबस वाइज। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि इंग्लिश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो वो जो समस्याएं हैं ना, उनका समाधान भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ आपको अभी समझाया जा रहा है बच्चे, वो सब कुछ समझ में आ रहा है। बाकी धीरे धीरे इस एप्लीकेशन पर आपको कंटेंट के नाम पर वो सब कुछ मिल जाएगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एज एन एस्पिरेंट आपको बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, आप ई नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ई बुक्स वगैरह जो है उनको भी पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस कर पाएंगे। ये सारी चीजें एक्सेस कर पाएंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस की कमी होती है वो हम कमी ना रहने दें, उसको आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। सो धीरे धीरे आप पहले मैथमेटिक्स को शुरुआत करें हैं, और मैं बहुत ही जल्दी इंग्लिश की भी क्लासेस इसमें ऐड ऑन करने वाला हूं। एंड फिर धीरे धीरे देखेंगे कि और भी बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश। तो अल्टीमेटली इसमें स्पोकन इंग्लिश वगैरह, पीडी वगैरह है, ये सारी बातें भी हम लोग आगे ज़रूर करेंगे। सर ने हमारा इंट्रोडक्शन जितना दिया उसके लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अभी जो आपकी क्लास चल रही थी, जो फ्लो बना हुआ था आपकी पढ़ाई का, आज मैं देख रहा था कि बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही शिद्दत और मेहनत के साथ सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश के एक ट्राई शब्द को सर ने बताया कि सर तीनों लोगों का जो एकदम रचयिता हो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में भी भाई सारी बातें लिखी गई हैं। और मैं सुनता रहता हूँ सर को भी, मुझे मैथ नहीं आती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में रुक गया मैं। और ज़्यादातर विद्यार्थी जो अभी फेल भी हुए हैं, हाल ही में जो 14 सितंबर की परीक्षा हुई बच्चे, उसमें भी फेल होने वाले बच्चों की जो संख्या थी वो मैथमेटिक्स को लेकर ज़्यादा थी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मैथ ज़रूर बेहतर होगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप 2 बार से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज़्यादा पूछने के लिए पेनल्टी लगती है दोस्त। ठीक है। फिलहाल इस मुलाकात को यहाँ पर समाप्त करते हैं, रोकते हैं, और मुलाकात अब हमारी और आपकी बच्चे होगी क्लास में, है ना। मैं चलता हूँ और सर को मैं चाहूँगा कि सर कंटिन्यू करें क्लास को। सर क्लास को जो है कंटिन्यू करें आकर आप, है ना, ताकि बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ सकें। आइए भाई। तो चलिए ठीक है। तो उम्मीद है कि आगे मुलाकात ज़रूर होगी, और कोई भी समस्या, परेशानी, संपर्क सूत्र आप सभी के पास है, कनेक्ट करेंगे सर से। बाकी की किसी भी सब्जेक्ट में आपको इशू होता है तो बताइएगा ज़रूर। फिलहाल अभी के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत 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 आप लोग को अच्छा लगा होगा। सर एक बेहतरीन फैकल्टी हैं, और जैसा कि सर के बारे में आपको बताऊं,
पूरे हिंदुस्तान में इनसे बेहतरीन मैंने इंग्लिश पढ़ाते हुए किसी को देखा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन टीचर के साथ कनेक्ट हों, और हमारी जो ये महफिल है, ये जो हम लोग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस पे बहुत ही एक लेजेंड तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जैसा कि हम मैथ्स के लिए काम कर रहे हैं, और आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने n नंबर ऑफ सिलेक्शन दिए हैं। काउंटिंग पता ना कितनी होगी, क्या होगी, ये सब भविष्य में छुपा है। आपका रिजल्ट ही हमारी पहचान का हिस्सा बनेगा। बाकी इंग्लिश के सेगमेंट के साथ सर अभी आपको रूबरू हुए थे, और सर के बारे में क्या बात करना, सूरज को आईना दिखाने जैसा होगा। और आप क्लास में सर के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। बाकी सब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली कहानी थी, आप लोग मिलना भी चाह रहे थे तो हमने मिलाया सर से। चलिए फिर ऑल द बेस्ट। ये कहानी आप समझ गए ना, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया बात है। तो समझ में आया कि नहीं आपको, इसको बता दीजिए मेरे को एक बार, फिर हम लोग करते हैं। तो बताएं भाई, बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं इसके आगे। तो ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। और अगली आइडेंटिटी जो है, जो मैंने आपको बतानी है, ये श्रीमान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्व टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी थी, आप लोगों ने इसको महसूस करी थी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी थी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि सर आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं, और ये सेकंड आइडेंटिटी के रूप में मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ करा था। आप लोगों ने इस बात को महसूस भी करा यहाँ पे, ठीक। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है, इसको मैं आगे करता हूँ। आप देखिए, अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब यहाँ से भाई साहब, आप सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आप 1 लिख सकते हैं। इसको आपने 1 लिख दिया, और जैसे इसको आपने 1 लिखा, अब आपके मन पे इस फॉर्मूले की फीलिंग आएगी सर, कि सर ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने लिखा है। जैसे आप इसको देखेंगे, आपको यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये फीलिंग आपको यहाँ तक मामले को ले जाएगी, ए प्लस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी तक, ए प्लस ऑफ बी, ए माइनस बी तक, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने श्रीमान बोला कि सर इसकी वैल्यू जो है सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा मिली, और इसकी वैल्यू भाई साहब 1 के बराबर मिल गई, है कि नहीं। ये बात शायद आप महसूस कर गए। अब इसके बाद एक बात आप दिमाग पे रखिएगा, इसके बाद एक बात श्रीमान आप दिमाग पे रखेंगे, दिमाग पे ये रखना है, ये की पॉइंट बना के दिमाग पे रखिएगा, कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल फिगर m के बराबर हो, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल फिगर m के बराबर हो, तो सर ये वेल नोन है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी सर, रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू, m का रेसिप्रोकल 1/m हो जाएगा, m का रेसिप्रोकल 1/m हो जाएगा। और ये निकला कैसे है, मान लो जो ये मल्टीपल वाली दोनों वैल्यूज है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, इन दोनों में से अगर कोई एक आपको गिवन है, तो जैसे गिवन वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। उसी आइडिया मैंने इस बात को नोट करा है। तो इन दोनों में से कोई अगर एक वैल्यू आपको गिवन है, दूसरा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। अब सवाल कैसे आता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन श्रीमान इसमें ऐसे आएगा, इफ sec theta plus tan theta is equals to 4, if sec theta plus tan theta is equals to 4, then find the value of cos theta, cos थीटा की वैल्यू आपको मान लो बतानी है। तो कैसे बताओगे भाई, एक बार सॉल्व करो आप।
इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत प्यार से देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए। तो यहां श्रीमान क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि सर सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा की वैल्यू अगर 4 के बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 4 के बराबर है, तो सर ये वेल नोन है ये कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी सर, 1/4 होगी सर, 1/4 होगी सर। आपने बोला कैसे सर? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जाओगे आप। जैसे मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 पता है, तो यहाँ 4 रखा आपने, तो 4 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। 4 को जब इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो ये काम दिमाग पे रखते हुए काम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं, आपके पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं और दो अननोन दिख रहे हैं। दो इक्वेशन दो अननोन दिख रहे हैं आपको, आपको बताना है इनका सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। जैसे आपने आपस में ऐड किया, ये वाला टर्म इससे कट गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, और इसकी वैल्यू होगी 4 प्लस 1/4 के बराबर। और यहां से आपको मिला 2 सेक थीटा की वैल्यू 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 के बराबर, 17/4 के बराबर। और फिर आपने यहाँ से बताया सर सेक थीटा की जो वैल्यू होगी सर लिटरली 17/8 के बराबर होगा, 17/8 के बराबर होगा। आपका मकसद है भाई साहब कॉस थीटा की वैल्यू बताना। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा जो होता है सर ये उल्टा होता है कॉस का। इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, आपने बोला सर ये 8/17 हो जाएगी, 8/17 हो जाएगी। ठीक है, लिख लो इसको। तो ऐसे आपको करना है, तो इस बात को विशेषकर दिमाग पे रखेंगे और इनका यूज आप समझ गए ना क्वेश्चन में कैसे करना है। तो बहुत टू बी पेशेंस बना करके, धैर्य बना करके हर बात पे, हर विचार पे, हर व्यवस्थाओं पे सोचना है और लिटरली कायदे से आपको कनेक्ट होना है, ठीक है ना। अब एक सवाल आपने इसका देख लिया, बढ़िया बात है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका जो मैंने आपको पढ़ाई, उसके आइडियाज की बात थोड़ी कर ले। तीसरी सर्वसमीका हमने आपको क्या बताई थी भाई, मैंने आपको बताई थी सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है सर, ये बराबर होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, ये बराबर होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। इट मीन सर इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और इसको जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वैल्यू 1 के बराबर है। तो इसको देखने के बाद आपको फिर दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फीलिंग आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की फीलिंग आएगी। और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के आइडिया पे एक्सटेंड प्रसारित होता है। आपने बोला ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको मिल गया भाई साहब कॉसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा, और यहाँ मिल गया कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा बराबर 1। कॉसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसके बाद अगली कहानी वही याद करनी है कि सर यदि इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू m के बराबर है, किसी न्यूमेरिकल फिगर m के बराबर है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल फिगर m के बराबर है, तो सर ये वेल नोन है, तो सर ये वेल नोन है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ दिस m, 1/m हो जाएगी।
अगर इन दोनों मल्टीपल वाले ऑब्जर्वेशन में से कोई एक गिवन है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा। ये बात दिमाग पे रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात दिमाग पे बैठा लीजिएगा, ये बात दिमाग पे बैठा लीजिएगा, ठीक है भाई। ठीक सर। इसके बाद अगली कहानी नोट करें आप। ये नोट करना, एक सवाल नोट करना आपको पहले। क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 7, then find the value of sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू निकालो, छोटा सा मामला करो पहले। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, इसकी वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि सर आप स्मार्ट हो गए हो बेटा। इसका सॉल्यूशन आप खुद से करके दिखाइए आप लोग। सॉल्व हुआ? देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू 7 के बराबर है, तो श्रीमान दूसरा जो आइडिया है आप निकाल लोगे यहाँ से, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू जो होगी सर 1/7 के बराबर होगी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे रिजल्ट आपको मिल जाएगा भाई। बढ़िया बात है बेटा, ऐड करो दोनों को, कट गया यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ cosec थीटा, दो इक्वेशन दो अननोन का मामला, 7 + 1/7, 7 7 जा 49, 49 + 1 50/7 हो गया सर। तो श्रीमान यहाँ से मेरे को cosec थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 50/7 इंटू 2 कर दिया, कट करा तो 25 हो गया ना ये। तो cosec थीटा की जो वैल्यू है भाई आपको मिल रही है 25/7 के बराबर, 25/7 के बराबर। और cosec थीटा की वैल्यू होगा 27/5 के बराबर है, तो sin थीटा कितना होगा, cosec का उल्टा होता है, इट मीन 7/25 हो गया सर, 7/25 हो गया सर, 7/25 इसका आंसर होगा। बिल्कुल भी प्रकाश प्रभात आपका ठीक है। तो आराम से करिए आप लोग और मेहनत थोड़ी सी करिए, फिर इसके जस्ट बाद जो है आगे का जो कंटिन्यू करेंगे क्लास को, फिर हम आगे कल। तो इतनी बातों को दिमाग पर रख लें, और जो भी कहीं दिक्कत हुई हो तो तुरंत पूछ लीजिए, आपको कुछ मैं समय देता हूँ। आराम से आप इन बातों को दिमाग पर रखते हुए हम लोग पूछ लीजिए, और धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। ये मामले रहे, ये मामले रहे, ये मामले सब देख लीजिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बट आप कायदे से नोट बनाना शुरू करिए, मेहनत करना शुरू करिए। तो मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।